नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में पंजाबी में शपथ ग्रहण की। उन्हें गवर्नर बीएल पुरोहित ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मान ने पंजाबी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। इसके बाद भाषण देकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। भगवंत मान अब पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। हालांकि कार्यकाल के लिहाज से वह पंजाब के 25वें मुख्यमंत्री हैं। मान की शपथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी है और पंजाब के भविष्य के लिए मिलकर काम करने की बात कही है। शपथ ग्रहण के बाद मान ने कहा कि शहीदों को सिर्फ कुछ ही तारीखों में क्यों याद किया जाता है, हमें हर रोज़ उनके बताए रास्तों पर चलना चाहिए। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं और वर्करों से कहा कि अहंकार बिल्कुल नहीं करना है, मुझे इस तरह की खबर नहीं आनी चाहिए। वहीं मान ने केजरीवाल की तारीफ की, उनके लिए तालियां भी बजवाई। मान ने कहा कि वक्त और पब्लिक बहुत बड़ी चीज़ है, वो आदमी को अर्श से फर्श पर लाने में देरी नहीं करते। वहीं मान ने कहा कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खेती, व्यापार, स्कूल, अस्पताल सबको ठीक करेंगे। हम जनता के जैसे हैं और जनता बनकर ही रहेंगे। आज से एक नई शुरुआत, थर्ड फ्रंट की सरकार पंजाब की सियासी गद्दी पर और बदलाव की बयार के बाद जिस तरह के संकेत पंजाब में सवार मिल रहे थे कि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलेगा, लेकिन प्रचंड बहुमत, और उसके बाद भगवंत मान आज वो जो कहा करते थे कि हरे पेन जनता के लिए चलना चाहिए, उस हरे पेन के हकदार हो गए हैं। सचिवालय गए, गार्ड ऑफ ऑनर मिला और आज मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत का पंजाब को मिल चुका है। और वो मुख्यमंत्री जो इन इरादों के साथ सरकार में आया है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए। विधायक अपने क्षेत्रों में रहें, चंडीगढ़ के चक्कर न लगाएं और कहीं ना कहीं स्थानीय सरकार को बल देने की बात कही है। अभूतपूर्व बनाने की कोशिश अब समय के साथ देखना होगा कि आखिर सरकार में क्या क्या ऐसे बड़े निर्णय होते हैं जिसकी प्रतीक्षा पंजाब के लोगों को है। और आज चर्चा करेंगे कि कैसे पंजाब में सरकार का जो गठन हुआ है, आगे क्या उम्मीदें लोगों को है, सरकार को कहां कहां किन किन मोर्चों पर ऐसी जंग लड़नी है जो कहीं जनता का भला हो सके। 3 मेहमान आज हमारे साथ हैं। इमरान शंबल शाही, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आरबी उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक, और सीके ठाकुर, कांग्रेस से। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं इमरान शंबल शाही आपके पास आना चाहूँगा। ये जो बदलाव है और आज जो शपथ ली गई है, कहीं ना कहीं जनता के मन को आम आदमी पार्टी ने, भगवंत मान ने छुआ है, लेकिन ये छुअन बरकरार रहे इसके लिए क्या योजनाएं अब, क्योंकि नशे को लेकर बड़ा वादा है आपके पास, पंजाब के कर्ज को लेकर कहीं एक राजस्व की व्यवस्था भी करनी है और केंद्र से भी आशीर्वाद मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बराबर काम कीजिए, मिलकर काम कीजिए। तो अब इन मायनों को कैसे समझते हैं, क्या देखते हैं? पहला दिन सरकार का आज। पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई और पंजाब की जनता को बधाई और यहाँ मित्रगण जितने बैठे हुए हैं पैनल में सबको मेरा बधाई। मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि जिस तरह से पंजाब में बदलाव आया है दिल्ली मॉडल को लेकर के, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से कहा है कि हम लोग मिल के काम करेंगे, बहुत अच्छा सकारात्मक पहल है। मैं माननीय मोदी जी से भाई ये अपेक्षा भी करता हूं कि इस तरह की उनकी सोच अगर डेवलप हो रही है तो बधाई के पात्र हैं। भगवंत मान जी आज ऐतिहासिक स्थल, जैसा कि आपको पता है, शहीद आजम भगत सिंह के गांव में उन्होंने शपथ लिया। एक जो लीग से हट करके उन्होंने एक सोच रखा
उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और पंजाब की जनता का जो बदलाव है, जैसा कि उन्होंने कहा कि कभी घमंड मत करना, वक्त कब बदल जाता है कोई जानता नहीं है। उन्होंने कहा रोजगार के लिए, खेती के लिए, किसान के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए हम बढ़िया काम करेंगे, इतना अच्छा काम करेंगे, लोग यहाँ से सेल्फी ले करके अपने वतन या देश या दूसरे मुल्क के लोग आएंगे वहाँ से वापस जाएंगे। कहीं न कहीं अगर इस तरह की बात हो रही है तो मुद्दे की राजनीति एक बार आ गई है हिंदुस्तान के अंदर, जो पानी, शिक्षा, बिजली की बात कर रहा है। और जिस तरह से 92 सीट मिला है सर, आपको पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने 2 राज्यों में सरकार बनाई है, और जब सरकार बनाई है दिल्ली में 67 सीट आई, वो भी एक रिकॉर्ड था, और पंजाब में भी 92 सीट पास हुई। आजादी के बाद से किसी भी राजनीतिक चल ने प्राप्त नहीं किया था। कहीं न कहीं जनता का जो एक मूड है, जो बदलाव है, वो बधाई के पात्र है। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी सरकार हो, किसी भी राजनीतिक दल का किसी भी राज्य में सरकार हो, वो आ जाए ना हिंदू मुसलमान से हट करके, आ जाए तालिबान पाकिस्तान से हट करके मुद्दों पे राजनीति करने के लिए। हर सरकार जो है शिक्षा पे बात करे, अस्पताल पे बात करे, रोजगार पे बात करे। हम कह रहे हैं कि अगर किसी भी राजनीतिक दल का किसी दूसरे राज्य में सरकार है, अगर वो अच्छी शिक्षा पे काम करता है, स्वास्थ्य पे काम करता है, तो इस्तकबाल है, वेलकम है। इसी को बदलने के लिए, इसी राजनीति को लाने के लिए हम लोगों ने प्रतिबद्ध किया है 9 सालों से। और अभी तक लोग कहते थे, तनकीद करते थे कि दिल्ली में आपकी सरकार है, दिल्ली में तो आप चले जाओगे क्योंकि आपने कुछ नहीं किया है, पूर्ण राज्य भी नहीं था, शक्ति भी नहीं प्राप्त थी। अब जनता ने जिस हिसाब से एक पूर्ण राज्य में हमें काम करने का, एक सेवक बनने का अवसर दिया है, तो मैं यही अंत में कहूंगा कि एक शेर याद आता है कि वक्त का तकाजा है तूफान से जूझे, आखिर कब तक चलोगे किनारे किनारे। अब किनारे से चलने का वक्त नहीं है, अब काम करने का वक्त है। बस आप सबकी दुआओं, आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ कि भगवंत मान जी जो एक यशस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वो अपने 5 साल के कार्यकाल में एक बेहतरीन काम करे, एक मॉडल प्रस्तुत करे, ताकि हम दूसरे राज्यों में जाकर के अपने काम को गिना सके। ठीक है सीके ठाकुर जी, देखिए जनता तो आशीर्वाद छप्पर फाड़ कर देती है, लेकिन जनता को न छप्पर नसीब होता है और न चिमनी में तेल मुनासिब होता है। और भारत की एक पार्टी ऐसी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और एक पार्टी ऐसी है जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। लगता नहीं है कि जनता जो सुनना चाहती है वो कहने में आप नाकामयाब रहे हैं। कुछ ना कुछ दूरियां आपके और जनता के बीच बनी हैं, और शायद इसी का खामियाजा कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक भुगतना पड़ रहा है। जी निश्चित रूप से आज भगवंत मान जी को आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, और हमारी शुभकामना है कि वो अपने सरकार को और अपने जनता के बीच के तारतम्य को बनाए रखे, और जो कांग्रेस ने कमी किया वो उसको पूरा करे। निश्चित रूप से जो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस कहीं न कहीं जो इंटरनली मनभेद था नेताओं के बीच, या ये कहें कि कुछ स्वार्थ परता के कारण, जैसे हमारे सिद्धू जी ने जो गलती की, तो मुझे लगता है कि उसका कुछ खामियाजा तो जनता को ऐसा लगा कि शायद कुछ नए लोगों को चुन करके हम लाएं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस में कुछ कमी थी, तभी तो उन्होंने किया। और आगे कांग्रेस जो है अपने हर वजूद को तलाशने में लगी है कि हमें कहाँ कहाँ भूल हुई है, और हम उससे दूर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए माननीय सोनिया जी ने जो 5 राज्यों के राज्याध्यक्षों से इस्तीफा मांगा है, वह भी इसी क्रम का एक हिस्सा है। और आगे कांग्रेस भी नए सिरे से अपना सब कुछ ठीक से करने की लगी है, क्योंकि जनता के बीच जनता की सोच जो हम लोग के प्रति है, और जो हम लोग जनता के लिए सोचते हैं, हम चाहते हैं कि जनता के प्रति कोई, जनता का कोई दुख नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, उसे दूर करने के लिए हम लोग जितना प्रयास कर सके शायद जनता को हम मना नहीं सके, इसलिए ऐसी बातें आई और जनता ने भगवंत मान जी को चुना, आम आदमी पार्टी को चुना। हम उन्हें बधाई देते हैं कि वो आगे 5 साल अच्छे ढंग से निभाएं, और ताकि पंजाब और पंजाब की जनता और ये पंजाब की सरकार के पीछे एक अच्छी तारतम्य बनी रहे, जनता का कल्याण हो सके। जी बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। आरबी उपाध्याय जी, देखिए अब धीरे धीरे जैसे जैसे शोध होगा और जैसे जैसे खुलासे होंगे, वो जाने कब निकल के आए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय सुविधा क्षेत्र में बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आज ही वो सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। एक विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा करती है भाजपा, और दूसरी तरफ
एक ऐसी पार्टी है जिसको 137 साल हो चुके हैं कांग्रेस, और दोनों के मुंह से निवाला छीन लेती है वो पार्टी जो 4-5 साल से अस्तित्व में आई है, 7-8 साल से अस्तित्व में आई है। क्या लगता नहीं है आपको कि जनता के हक की मुनादी करने में ये दोनों ही दल नाकामयाब रहे हैं, और कहीं ना कहीं कामयाब भी रही है? अगर मान लीजिए केंद्र में सरकार है तो कोने कोने तक बात नहीं पहुंच पाई हिंदुस्तान के, और शायद इसीलिए एक कोने में दोनों सरकारों को, एक जो केंद्र में जिसकी सरकार है उसके 54 जो विधायक पद के प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हो जाती है, और एक ऐसी पार्टी जो लंबे समय से पंजाब में राज कर रही है जिसके 77 विधायक होते हैं, वो पार्टी बिल्कुल नीचे आ जाती है, हाशिए पर आ जाती है। क्या लगता नहीं है कि जनता के हक की बात और जनता के मन की बात करने में दोनों ही दल नाकामयाब रहे हैं? देखिए चंद्रशेखर जी, हार जीत सिक्के के दो पहलू, और समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है जनता के पास जाने की, जनता के पास दिखने की और जनता के लिए काम करने की, लेकिन जनता की अदालत या जनता उसे अपनी कसौटी पर कसकर देखती है, और अगर ठीक काम किया है तो उसे आशीर्वाद देती है, ठीक काम करने की उम्मीद होती है उसे आशीर्वाद देती है। जो ठीक काम नहीं करते हैं या जिनसे ठीक काम की उम्मीद नहीं होती उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा देती है। पंजाब से सीखा जा सकता है, बड़े बड़े धुरंधरों को मामूली व्यक्तियों ने हराया है। मैं पढ़ रहा था कि मोबाइल की दुकान पर काम करने वाला भी जनता का प्रतिनिधि हो सकता है। तो ये एक बदलाव का संकेत है। अब ये बदलाव आगे कहां तक जाएगा ये अभी कहना जल्दबाजी है। और देखिए एक मॉडल मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के पास गुजरात मॉडल था और पूरे देश की सत्ता उसके हाथ में थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, बीजेपी ने कहा कि जिस तरह गुजरात का विकास किया है अपने देश का विकास होगा। ये बात अलग है कि दूसरे इलेक्शन में वो गुजरात मॉडल गायब था। तो आज आम आदमी पार्टी भी दिल्ली मॉडल की बात करती है, और दिल्ली एक ऐसा स्टेट है चंद्रशेखर कि यहाँ हर स्टेट का आदमी आता है, हर स्टेट के लोग यहाँ रहते हैं और वो अपने यहाँ जाकर बताते हैं, जो अपने अनुभव हैं उनको साझा करते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, चाहे पानी या बिजली का क्षेत्र। तो जनता को लगता है कि जब दिल्ली में इतनी अच्छी सुविधाएं हैं और हो सकती हैं तो एक आशा की किरण नजर आती है, एक आशा जागती है आम आदमी के अंदर कि हमारे प्रदेश में भी ये सब कुछ ऐसा ही हो। और उसी का परिणाम है कि पंजाब में एक अभूतपूर्व परिवर्तन एक लंबे समय बाद देखने को मिला है, और वो भी एक आम आदमी द्वारा, जिनकी कोई बिसात नहीं थी। जहां अरबपति खरबपति, अब तो एक चरित्र हो गया है राजनीति का जब व्यवसायीकरण हुआ है जब से, तब से आप देखेंगे कि गरीब की तो सत्ता में भागीदारी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां गरीब को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जिसमें 2 किलो चावल चीनी देने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसे सत्ता में टिकट नहीं देती, उसे सत्ता में भागीदारी नहीं देती। पंजाब में एक अच्छा प्रयोग है कि आम आदमी को टिकटें मिली, और आम आदमी में जो खास आदमी थे, जो वीआईपी लोग थे, उनको हराया है और उन्हें एक रास्ता दिखाया है कि देखिए जनता की अदालत ऐसा भी कर सकती है। इस मुगालसे में न रहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कि जनता को बेवकूफ बनाकर और एवर राज किया जा सकता है। जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, बीजेपी देखिए पंजाब में अभी तक अकालियों के साथ मिलकर सत्ता में थी, और उसके बाद पहली बार वो अकेले के दम पर वहां उपस्थिति दर्ज कराई है। और कांग्रेस का वहां शासन था, लेकिन कांग्रेस की अंतर का रह कहीं न कहीं कांग्रेस को लेकर डूब गई, मुझे से कहने में कोई संदेह नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरीके से हिंदी में अगर कहूं मैं एक शब्द याद पनीता लगाया, पहले कैप्टन के पीछे पड़े और उनको टांग पकड़ के बाहर किया, और तो एक मैसेज गया। फिर चन्नी को जब बनाया गया तो उनकी जो महत्वाकांक्षा थी
वो ये थी कि मुझे सीएम घोषित करते, जबकि देखिए कोई सीएम घोषित कर देने से सीएम नहीं बन जाता। मान लीजिए कांग्रेस सीएम घोषित कर देती तो क्या इनकलाब आ जाता कि वो अपनी सीट हार गए। तो देखिए जब तक जनता के बीच में आपकी छवि नहीं, तब तक अगर पार्टी घोषित भी कर देती है सीएम फेस आपको, तो वो कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी भगवंत मान पर भरोसा जताया, उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित किया, जनता ने उन्हें इस लायक समझा और जनता ने आशीर्वाद दिया। तो मैं तो बधाई के पात्र हैं। ठीक है। और इमरान चंबत शाही जी, देखिए गिरेबान चाक हो गया और दामन छलनी छलनी हो गया और मंजिल तक पहुंचते पहुंचते आतंकवादी भी करार दे दिया गया। क्या लगता है, पूरी सियासत और जर्रा जर्रा एकजुट हो चुका था कि कैसे रोका जाए, लेकिन आज मंजिल पर खड़े हैं और सिर्फ जनता का साथ आपके पास था। क्या लगता है कि उस जनता को अब न्याय मिल जाना चाहिए जिसकी प्रतीक्षा पंजाब लंबे समय से कर रहा है? चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा। आपके चैनल पर मैं कई बार डिबेट में बैठा, लेकिन जितनी बेहतरीन बातें हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय आप ही सम्मानित, उन्होंने एक एक पहलू को जितनी बारीकी से समझाया, मैं उनकी पूर्णतः सहमत हूँ। और कांग्रेस से हमारे नेता बैठे हैं, प्रवक्ता जी हैं, उन्होंने जो बातें कबूल करी हैं बिल्कुल उससे मैं सहमत हूँ। दरअसल क्या होता है, हमारी जो राजनीतिक विमर्श होती है, उतार चढ़ाव की बातें होती है, एक सार्थक बहस होनी चाहिए। यही है लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुनियाद। इस बात को लेकर बड़े प्रोपेगेंडा फैलाए गए और उस बात को हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उसका जवाब भी दिया और माननीय न्यायालय ने भी जवाब दे दिया। देखिए, आतंक जो शब्द है ना, सीट आतंक का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, वो तो एक चुनावी एक होता ना, हलचलें होती है और लोग क्या क्या बोल जाते हैं, दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, वो चुनावी बात होती है। लेकिन जो राजनीतिक बदलाव आ रहा है, मैं एक बार पुनः कहता हूँ कि भगवंत मान जी हो या कोई भी हो, जैसे कि लोग हमसे सवाल कर रहे थे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा में भी आपने चुनाव लड़ा, आपकी जमानत जब्त होगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन गोवा में 2 सीट निकल के खाता खोला। लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने 4 से 3 विधानसभाओं में, आप यकीन नहीं करोगी, लोग कहते थे कि आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, आप अच्छे मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। हर घर में हम लोग घर घर पहुंचते थे, अपने मॉडल को बताते थे, ये मेरा मॉडल, लोग मुस्कुरा के एक्सेप्ट करते थे। कहते थे कि अभी आपका वक्त नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपकी पार्टी विचारधारा बहुत अच्छी है, वक्त आएगा जिस दिन लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, आम आदमी पार्टी की लहर आ गई है, एक जनमत है, लोग कबूल कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पंजाब में मौका दिया है ईश्वर ने, ईश्वर की अनुकंपा है, वहाँ की जनता का लाख लाख शुक्रिया। अब पंजाब एक पूर्ण राज्य है, उसमें काम करने का मौका दिया है। भगवंत मान जी अच्छा काम करेंगे, दूसरे राज्यों के जो मतदाता है, जनता है, उनको एक्सेप्ट करेगी, नहीं काम करेगी तो उनको निकाल बाहर करेगी। यही तो कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की राजनीति है ये। अगर मैंने काम करा है तो वोट करो, मत करना वोट, क्योंकि हमारा जो वोट बैंक है वो शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, रोजगार के नाम पे है, महिला सुरक्षा के नाम पर है, ये नाम पर है। जैसे इतने बड़े बड़े राजनेता, चन्नी साहब 2-2 जगह से हार जाते हैं, या मजीठिया जी हार जाते हैं, बादल परिवार के 6 लोग हार जाते हैं। जैसा कि अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने कहा है कि लाभ सिंह एक छोटा सा कार्यकर्ता जो रिपेयरिंग की दुकान पे काम करता है, माँ सफाई करती है, बाप किसान है, उसने चन्नी साहब को 2-2 जगह से हरा दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि ये आम आदमी की ताकत है, आपकी ताकत है, हमारी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या बहुजन हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस और सपा और अन्य पार्टियों को सोचना पड़ेगा। जैसे कांग्रेस खत्म होती जा रही, क्यों? सही कहा उन्होंने, मैं विश्लेषक महोदय से सहमत हूँ कि एक जो बड़ा परिवर्तन आ रहा है कि आप अध्यक्ष और सचिव की कुर्सी पे परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए खुद काबिज हो, जब तक आप अपने संगठन में जो मौजूद संघर्षरत आंदोलन के लोग हैं उनको जब तक जिम्मेदारियां नहीं दोगे कि आपकी पार्टी वजूद में नहीं आ पाई, खत्म हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बोल करके मैं बात खत्म करूंगा कि भी समाजवादी पार्टी 125 विधानसभा जीती है, नेता विपक्ष में है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि शिवपाल यादव जी जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के चचा हैं, उनकी एक अलग पार्टी है, उनको नेता प्रतिपक्ष का नेता बनाया जा रहा है। तो सवाल यही से खड़ा होता है कि क्या 125 विधानसभा में हर समाज, हर वर्ग के लोग जो विधायक बने हैं, क्या उनमें से सबसे योग्य शिवपाल चचा जी हैं? क्योंकि आपकी चचा है, इसीलिए कहता हूँ कि परिवारवाद ही सपा को बर्बाद कर रहा है, कांग्रेस को बर्बाद कर रहा है। अगर बीजेपी से भी सीख लें लोग, भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारी चीजों से मैं असहमत रहता हूँ,
लेकिन संगठन के लेवल को लेके मैं हमेशा प्रशंसा करता हूं कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है संगठन को लेकर के। आज कोई अध्यक्ष है, कल दूसरा बनता है, कल तीसरा बनता है, कम से कम बीजेपी से स्थित है। बिल्कुल ठीक है, अभी जवाब लेंगे आपसे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। सीके ठाकुर जी, देखिए आपने बड़ी साफगोई से कहा कि अब वक्त आ गया है कि कहीं ना कहीं जो दिशा है उस पर आगे बढ़ने की बारी है और व्यक्तिवाद से ऊपर उठना होगा। लेकिन क्या ये नहीं होना चाहिए कि अब एक जो आवाज़ कहीं जनता सुनना चाहती है, महज चुनावों में न सुन के वो लगातार सड़कों पर विपक्ष के रूप में और सत्ता पक्ष को जवाब मांगने के रूप में अब लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता, खांटी कार्यकर्ता, जुड़ने वाले नए कार्यकर्ता कोने कोने से आवाज़ उठाएं, कहीं कहें कि सवाल पूछा जा रहा है, सवाल के मतलब है महज चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए सवाल नहीं पूछा जा रहा है। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लगता है कि नहीं लगता है आपको? निश्चित रूप से जो आंदोलन का रुख है कांग्रेस पार्टी का, उसको और भी तेज करना पड़ेगा। और जैसे कहीं प्याज का दाम बढ़ा, कहीं दाल का दाम बढ़ा, कहीं तेल का दाम बढ़ा, तो इन मुद्दों पर जो विपक्ष का हमला होता है वो हमला हम लोग को और तेज करने की जरूरत है। निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं कि जब मैंने देखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और किसी भी चीज का दाम बढ़ता था या कोई मुद्दे पर मतलब जो तेज हमला वो बोलते थे वो हम लोग नहीं बोल पाए। ये कमी है, इस कमी को हम लोग के बीच एक मंथन चल रहा है कि जल्दी से जल्दी दूर करके और जनहित में जो काम होता है। दूसरी बात कि अब इसका एक और भी रीजन है कि आप अदरवाइज ना लेंगे कि जो प्रेस है हमारा, जो मीडिया है, मीडिया भी बहुत सारे उद्योगपतियों का है। नहीं, हम तो क्यों अदरवाइज लेंगे? एएनबी न्यूज़ तो हमेशा सच के साथ और पूरी पैरवी करता रहा है। आप देखते रहे, जुड़ते रहे। हमने सवाल सबसे पूछा है और पूरी हिम्मत और पूरे तेवर से पूछा है सीके ठाकुर जी, और आप इस बात के गवाह हैं, और आरबी उपाध्याय और इमरान संबल शाही भी गवाह हैं इस बात के। जी जी जी, तो मैं वही कह रहा था कि जो मीडिया के साथी हैं, क्योंकि वो पूंजीपति बहुत सारे मीडिया खरीद करके अपना चैनल चलवा रहे हैं और उसको फ्रंट लाइन में डालते हैं कि मेरा चैनल सबसे आगे हो, तो जनता सबसे पहले उस चैनल को देखती है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य मैं देखता हूँ कि एक चैनल है, उसमें मैं बता देता हूँ, आज तक में अंजना ओम कश्यप जी का मैं देखिए दूसरे चैनल का आप जिक्र, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि वो महिला है और उत्तर प्रदेश में जो हाथरस और उन्नाव में बेटियों का बलात्कार हुआ, जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, उस दुष्कर्म के जगह में और जहाँ किसान आंदोलन हुआ था उन जगहों में प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को अधिक आया। तो वो क्योंकि एक महिला, उनको फीलिंग क्या थी, वो कह रही थी कि क्या हुआ आप बताइए, किसी साथी से पूछ रहे थे कि आपको वहाँ इतना वोट क्यों कम आया, वहाँ तो आप बहुत आंदोलन कर रहे थे। अरे उनको एक वहाँ लग रहा था कि वो किसी न किसी पार्टी के पक्ष से करके बात कर रही थी। मेरा कहना है कि इसमें जो आप लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित हैं, तो आप सबों को भी आ करके जनहित में बात करनी पड़ेगी। तो कहीं न कहीं ये भी एक कमी है कि जो कांग्रेस आंदोलन करती है वो जग जाहिर नहीं हो पाता है, कांग्रेस इस बात को उठा पाती वो नहीं हो पाता है। तो सबका तारतम्य होना चाहिए, चौथी स्तंभ हो, कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, जो भी है, हर किसी को जाइए ना, बैठिए उसके बाहर जाकर, उस संस्थान के बाहर जाकर बैठिए, उन सब लोगों से पूछिए कि क्यों आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्यों आप नज़रअंदाज हो रहे हैं। ये सवाल तो आपको ही पूछना पड़ेगा सीके ठाकुर जी। निश्चित रूप से ये पूछने की जरूरत है और एक रणनीति बनेगी, जो कि केवल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से काम चलना नहीं है। जो देश में मीडिया का जो बाढ़ आया है, जितने मीडिया, हर मीडिया को जाकर के उनको सामने लाना पड़ेगा कि भाई आप हमारे चैनल को, हमारे न्यूज को दिखाओ, हम जो आंदोलन कर उनको दिखाने की जरूरत है। उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, हमारी प्रणाली को बदलने की जरूरत है। और जो आगे CWC की बैठक होगी या फिर कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं, उपाध्याय साहब ने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं एक ऐसे नेतृत्व की तलाश है कांग्रेस में, जो
कांग्रेस को एक आगे लेकर के जाने की जरूरत है। माननीय सोनिया जी हैं या राहुल जी हैं, ये भी देख रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इनके साथ अच्छे लोगों को टैग होने की जरूरत है, तभी कांग्रेस आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो हम लोग फील कर रहे हैं, जो मुझे अनुभव हो रहा है कि जैसे सिद्धू जी पंजाब में करते रहे, तो उस पर एक पैनी नजर रखने की जरूरत थी कि हमको कहाँ क्या करना है, कैप्टन साहब यहाँ से निकले या जो भी है, इन सारी बातों को मिला जुला करके आगे बढ़ने की, जो राजस्थान में संकट आया उस पर भी हम लोग को बात करने की जरूरत थी। तो ये सब हर चीज को देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ आरपीएन सिंह जी चले गए या जो भी है, ये सब को मंथन करने की जरूरत है और कांग्रेस को आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, देखिए कई पक्ष ऐसे हैं, आरपीएन सिंह और जितेंद्र प्रसाद जैसे लोग जो मोटरसाइकिलों पर घूमकर और कांग्रेस की कहीं एक बुलंदी को इकबाल बुलंद करते थे, वो लोग चले गए और धीरे धीरे करके लोग छोड़ गए और कांग्रेस वो बात पुरजोर तरीके से नहीं कह पाई जो कहीं ना कहीं आंदोलन और सत्याग्रह और हर एक चीज़ जो भी लोकतंत्र की पैरवी के लिए, संघर्ष के लिए रची गई है, गढ़ी गई है, बुनी गई है, उस हर एक बात को जानकर भी कांग्रेस वो बात नहीं कह पा रही है आज जिसकी ज़रूरत जनता को है। और शायद इसी का प्रतिकार है कि आम आदमी पार्टी इतने प्रचंड बहुमत से पंजाब की गद्दी पर विराजमान है। देखिए चंद्रशेखर जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, सिंधिया का जाना, आरपीएन सिंह का जाना, या आसाम के मुख्यमंत्री हैं वो भी कांग्रेसी थे, तो बहुत सारे कांग्रेसी ही जाकर दूसरी पार्टियों में और झंडा बुलंद कर रहे हैं। तो ये एक मंथन का विषय है, चिंतन का विषय, ऐसा हुआ। देखिए अभी टीके ठाकुर जी ने माना, ठाकुर साहब कम से कम अपनी पार्टी की जो भी कमियां हैं उन्हें एक्सेप्ट तो करते हैं। देखिए होमवर्क नहीं दे पा रहे, ये नहीं है संगठन नहीं है, जैसा भी संगठन है, जो भी संगठन है, उसको गाइडलाइन देनी पड़ेगी, उसको होमवर्क देना पड़ेगा। जैसे बीजेपी होमवर्क देती थी अपने कार्यकर्ताओं को, ठीक है महंगाई होगी तो गले में सिलेंडर लगा के चौराहे पर खड़ा हो जाएगा उसका कार्यकर्ता, तो वो कार्यकर्ता कांग्रेस के पास भी है, हर गली और मोहल्ले में कांग्रेस का कार्यकर्ता मिल जाएगा, लेकिन टॉप लीडरशिप उसको होमवर्क नहीं दे पा रही है। जब तक होमवर्क नहीं मिलेगा कार्यकर्ता क्या करेगा, वो देखता है कि ऊपर से क्या। मैं आरबी उपाध्याय जी आपके पास लौटूंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आरबी उपाध्याय जी, देखिए लोगों का चले जाना और उन लोगों के बारे में ये कह देना कि लोग कांग्रेस के साथ नहीं थे, और उसके बाद कांग्रेस एक कैंपेन लेकर आई उत्तर प्रदेश में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, चर्चा कांग्रेस की तरफ जा रही है लेकिन सवाल पूछने पड़ते हैं। उसके बाद निर्भया की मां को टिकट दिया जाता है, हाथरस रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया जाता है, एक नवाचार राजनीति में करने का प्रयास किया जाता है, पंजाब में एक नवाचार करने का प्रयास किया जाता है, मुख्यमंत्री बदला जाता है, ये भाजपा भी करती रही है मुख्यमंत्री बदलने का काम, लेकिन भाजपा उत्तराखंड में सफल हो जाती है और कांग्रेस पंजाब में विफल हो जाती है। क्या लगता है आपको कि कहीं जो हक की बात है वो उन सब के बीच में दब गई, जो जनता कहीं सुनना चाहती थी वो दब गया, और आंतरिक संगठन के ढांचे को मजबूत करने के लिए और आंतरिक रस्साकसी को नियंत्रित करने के लिए पूरा संगठन और सत्ता लगी रही आपस में? देखिए चाहे पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो चंद्रशेखर, एक नया करने की कोशिश कांग्रेस ने की, चाहे वो चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाना हो या पीड़िता की मां को टिकट देना हो, दूसरे कई माध्यमों से, लेकिन विश्वास, जनता का विश्वास जो होना चाहिए, जनता का विश्वास नहीं जीत पाए या जनता के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, मेरा ऐसा मान। देखिए जब आप कनेक्ट करेंगे जनता के साथ तो जनता को एक भरोसा जगेगा कि भाई नहीं ये नेता ठीक है और ये हमारे काम की बात कर रहा है, तो वो आपको वोट करेगा। आप कितनी भी अच्छी योजनाएं ले आइए, मन कितना भी आपका साफ हो, जनता के साथ जब कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो ये दिक्कत बनी रहेगी।
जो कि देखने में आया पंजाब में भी और उत्तर प्रदेश में, और चाहे वो उत्तराखंड हो। क्या कारण है कि भी मुख्यमंत्री अगर बीजेपी बदलती है तो वो जनता का विश्वास जीत लेता है या जनता उस पर विश्वास कर लेती है, लेकिन अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री बदलती है, एक दलित चेहरा भी लाती है, तब भी जनता में विश्वास नहीं जगा पाती है। तो कोई ना कोई कारण तो है, और उन कारणों का ही मंथन कौन करेगा? मंथन तो कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा, उसकी लीडरशिप को करना पड़ेगा। आज संवादहीनता कांग्रेस के अंदर है, और कई कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स ने इस बात को रेखांकित भी किया है कि हमने बहुत कोशिश की मिलने की, लेकिन पार्टी आलाकमान से मुलाकात नहीं हो पाई और मैं हार तक कर बैठ गया और मैंने पार्टी छोड़ दी। एक उदाहरण है जीता जागता। जबकि मैं देख रहा हूं कि कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अगर मेरे संबंध हैं किसी भी पार्टी में किसी नेता से, तो जब चाहूं, जब कॉल कर सकता हूं, जवाब मिलेगा, मिल सकता हूं, अपनी समस्या बता सकता हूं, तो मैं भी एक जुड़ाव महसूस करता हूं। उसी तरीके से जनता है। मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि मनीष सिसोदिया जी का अपना एक मेरे संबंध बहुत पुराने, लेकिन कभी भी अगर मैं देखता हूं, जाता हूं, तो जनता के लिए सहज उपलब्धता है। वहां कोई ना कोई रोक रहा है, ना कोई टोक रहा है। जिसको जाना है अपनी बात कहेगा, अपने दिक्कतें हैं उन्हें दूर कराने की कोशिश करेगा। तो सहज उपलब्धता कहीं ना कहीं पार्टी लीडरशिप की होनी चाहिए। जहां आप देखते हैं गृह मंत्री गली में पर्चा बांट रहे होते हैं कार्यकर्ता के साथ, तो उस कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ता है। अगर कोई बड़ा लीडर अपने कार्यकर्ता के कंधे पर हाथ रखकर उसका हालचाल भी पूछ लेता है, तो वो कार्यकर्ता गदगद हो जाता है और दुगने उत्साह के साथ मिलकर काम करता है। कांग्रेस को बहुत कुछ अपना कल्चर बदलने की जरूरत है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कांग्रेस की प्रासंगिकता खत्म हो गई या कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। हार जीत सिक्के के दो पहलू हैं। हार से भी कुछ सीखने को मिलता है, जीत से भी एक जिम्मेदारी लेके आती है जीत। तो वहां कांग्रेस को मंथन करके जो अच्छे लोग हैं उन्हें जोड़ना चाहिए, उन्हें लाना चाहिए, घर वापसी करनी चाहिए। ये कह के छोड़ देने से कि वो कांग्रेस की विचारधारा के नहीं थे, उसकी उत्तरी कर देना, बिल्कुल उसका समापन कर देना, ठीक, वो एक अच्छी परंपरा नहीं कही। ठीक बात। इमरान संबल शाही जी, देखिए एक लंबा दौर सत्ता में कांग्रेस ने देखा है, एक ऐसा परिपक्व दौर बीजेपी भी देख रही है वर्तमान में, और दोनों पार्टियां आपके लिए सबक है राजनीति के अध्याय में। क्या लगता है ये दौर, ये समय है आपका, अभी समय आपके पास है कि आप और ज़्यादा व्यापक होते जा रहे हैं, क्योंकि विचारों को लोग अभी पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं या उनका अनुभव नहीं कर पाए हैं, और भाजपा और कांग्रेस का अनुभव कर लिया, कांग्रेस का तो पूरा अनुभव कर लिया है, अब भाजपा का भी करते जा रहे हैं, धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। तो क्या सीखा कि कांग्रेस और बीजेपी से आपको क्या ऐसा लगता है कि जो ये नहीं करना है और ये ज़्यादा करना है? निस्संदेह चंद्रशेखर जी बिहार के एक प्रदेश अध्यक्ष हैं लोकेश सिंह साहब, वो कला एवं संस्कृति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक गीत लिखा है कि सुबह सवेरे घर से निकल के लाइन में लग जाएंगे, झांसे में नहीं आएंगे, झाड़ू पर बटन दबाएंगे। ये जो दो लाइन है गीत का, ये बहुत बड़ा मैसेज देता है। बिल्कुल सही कहा हमारे पैनल में बैठे हुए लोगों ने, और ये बहुत अच्छी महानता का प्रतीक है कि अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना, उससे सुधारना अच्छी बात है। जो परंपरागत राजनीति है, जैसे आप देख लीजिए कि समाजवादी, मुस्लिम, यादव, अन्य बैकवर्ड को लेकर के समीकरण बनाती है, और जो प्रत्याशी होता है उसको लेकर समीकरण बना के वो सत्ता में आई। बहन मायावती जी दलितों को लेकर, मुसलमानों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर सोशल इंजीनियरिंग को कर वो सत्ता में आई। कांग्रेस राज करी है आजादी के बाद से लेकर के, कांग्रेस का साथ देने वाला मुसलमान, दलित या ब्राह्मण बहुतेर स्तर पर इनका साथ दिया। एक जो राजनीतिक परिवर्तन आया, बीजेपी जब सत्ता में आई, बीजेपी का दौर आया, तो वो एक हिंदुत्व की राजनीति, यानी तो जाति से ऊपर उठ करके हिंदुत्व की राजनीति करके, ग्लोबलाइज करके सत्ता में आने की कोशिश की, आज सफल है। लेकिन आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के पहले जब पार्टी बनी, उसका सिर्फ उद्देश्य था मूलभूत सुविधाओं पर बात करना। अब वो जमाना चला गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति का रिजल्ट देख रहे हैं, मायावती जी एक सीट पे आ गई, क्योंकि वो उन्होंने न कोई जनसभा किया, न कोई रोड शो किया, न जमीनी लड़ाई 5 साल में रहकर के विपक्ष की भूमिका अदा किया।
उस समीकरण पे रह गई, उस समीकरण के स्तर पे खत्म होगी, क्योंकि दौर बदल रहा है। लोग मुद्दों पे राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने मुद्दों पे राजनीति कर, मुद्दों की बात कर रहे हैं इस बार चुनाव में कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हम रोजगार देंगे, शिक्षा मित्रों को परमानेंट करेंगे। लेकिन अपने मुद्दों को जनता के बीच में न समझा पाने की वजह से और पूरे 5 साल विपक्ष की भूमिका में जीरो होने की वजह से न कभी सड़क पे दिखे, कभी कभी आंदोलन करते हुए दिखे, न लाठी गए, न कभी जेल गए। 4 महीना पहले घर से निकल करके बड़ा बड़ा रोड शो कर देने से, सभा कर देने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। अच्छा, एक बात और चंद्रशेखर जी, एक मिथक और टूट रहा है बिहार से लेके कि अगर किसी बड़े नेता की जनसभा में बहुत भीड़ हो रही है वो चुनाव जीतेगा। ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बिहार में भी जो लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र थे उनके जनसभाओं में बहुत भीड़ होती थी, और यहाँ पर भी अखिलेश यादव जी की जनसभाओं में बहुत भीड़ होती थी। योगी जी की जनसभा में कुर्सियां खाली दिखती थी। मैं आ रहा हूँ, लेकिन आरबी उपाध्याय जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास एक बार, तो मैं इमरान चंबल शाही जी का जवाब पूरा हो जाए। जी, मैं बता रहा हूँ कि कहने का मतलब है कि अब जो मुद्दों की राजनीति का उभार आया आम आदमी पार्टी लेकर के आई है, हम तो कहते हैं कि हर राजनीतिक दल को इस मुद्दे को ज्वलंत करना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए। भाई, आप जिस राज्य में सरकार बनाए हो वहाँ पे अच्छा काम करो, मेरी जरूरत ही क्या है, मैं क्यों आऊंगा वहाँ पे, मुझे जनता क्यों बुलाएगी वहाँ पे। मैं तो चाहता हूँ ना, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर आप पानी, शिक्षा, बिजली, रोजगार पे काम करोगे और वैमनस्यता की भावना, हिंदू मुसलमान की भावना, कब्रिस्तान की भावना, पाकिस्तान तालिबान की भावना, ये तमंचा, ये बुलडोजर, इसको दरकिनार करते हुए मुद्दों पे राजनीति करोगे तो आप उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा काम करिए, उत्तर प्रदेश की जनता को आगे बढ़ाइए। हमारी आवश्यकता ही नहीं है। तो हम तो आए हैं इसी बदलाव के लिए और इसी बदलाव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये लोग अपने बदलाव में, अपनी परंपरागत राजनीति में कोई तब्दीलियां नहीं करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि खत्म हो जाएंगे। बदलाव लाना पड़ेगा, संगठन को परिवारवाद से आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि संगठन में हर जाति समुदाय के लोगों का समीकरण होते हुए भी आपको संगठनकर्ता की जिम्मेदारियों को तब्दील करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी जी हैं, पूरी जिंदगी भर उनके परिवार के लोग कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, या यादव जी हैं, उनके पूरे परिवार अखिलेश यादव जी के परिवार के अध्यक्ष बने रहे। मैं फिर दोहराता हूँ कि बीजेपी से सीख लें अगर कुछ करना है, नहीं तो आम आदमी पार्टी आ गई है। अब अगर बदलाव नहीं आएगा तो निस्संदेह आने वाले समय में 10-15 साल, बहुत वक्त नहीं गुजरेगा, वक्त गुजर जाएगा। देखिएगा चंद्रशेखर जी, अगर आपकी लंबी उम्र रहे, मेरी लंबी उम्र रही और पैनल में बैठे हुए लोग होंगे तो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। देखिए आम आदमी पार्टी कैसे बड़ा परिवर्तन लाती है। ठीक है, आरबी उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी को एक तरह से उत्तर प्रदेश में नकारना ये गले नहीं उतरता है। वो कनेक्ट करने में कामयाब रहे, भरोसा नहीं जीत पाए या सत्ता में नहीं आ पाए, बात एक अलग है। लेकिन जनता ने भरपूर आशीर्वाद उनको दिया है 43 सीट से, और वहां तक पहुंचना जहां आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जनता ने नकारा, वहां उनकी स्वीकार्यता समाजवादी पार्टी की बढ़ी है। इसे कम करके आंकना, मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। देखिए, वो जंगल राज का एक जो सिनेरियो था, जनता उसको भूल नहीं पाई और वो उसका विश्वास नहीं दिला पाए जनता को कि भी जो जंगल राज था, जो एक बदमाशी थी, गुंडागर्दी थी, हम उस पर अंकुश लगा पाएंगे। वहाँ बदलाव के लिए बयार थी उत्तर प्रदेश में, और उसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी हैं और एक अच्छी खासी संख्या में बढ़ी हैं, और बीजेपी की अच्छी खासी संख्या में सीटें कम भी हुई है। देखिए, प्रदेश का अपना एक नेचर होता है। ठीक है, बात समझ में आई, आप विश्वास जीत पाए पंजाब में, या आपका मॉडल पंजाब में चल गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी जनता रहती है और वो भी देखती है वहाँ वो मॉडल अगर इतना कामयाब था तो जनता की समझ में क्यों नहीं आ पाया। तो प्रश्न तो सब पर उठाए जा सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो एक उपलब्धि है उसको नकारा नहीं जा सकता। ठीक बात, ये बात अलग है कि जातीय समूहों। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास आरबी उपाध्याय जी, क्रम से मैं चलता रहूं जी। सीके ठाकुर जी, देखिए बड़ा अनुभव आपको भी है और आपने भी बहुत राजनीति को नज़दीक से देखा है, तमाम चीज़ों को नज़दीक से देखा है, ज़मीन से भी जुड़े रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। कांग्रेस ये कहती रही पंजाब में कि मजबूत विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी कभी सामने नहीं खड़ी हो पाई, लेकिन चुनाव जीत गई। अब वही जिम्मेदारी जो आप कह रहे थे आपके ऊपर है कि आज 18 आपके विधायक हैं और उनको पुरजोर तरीके से लड़ना है, और जो बात कहीं रखनी है कि जो जहां गलत हो रहा है, जहां जनता के हक की बात है, विपक्ष की बात है, रखना है। तो क्या ये अपेक्षा पंजाब में की जाए
कि चाहे अच्छे काम हो तो उनका साथ दे और बुरे काम हो तो उनको रोका जाए और कहीं ना कहीं सरकार के साथ पूरी तरह चला जाए। जी, निश्चित रूप से देखिए, विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष का काम है आईना दिखाना। और पंजाब क्या, अन्य राज्यों में भी जहां कांग्रेस है वहां आईना दिखाने का काम करता है, बिहार में भी हो या अन्य जगहों में भी। तो कांग्रेस जहां है वो आईना दिखाती है निश्चित रूप से, लेकिन हमने कहा कि हमारे धार को थोड़ा तेज करने की जरूरत है। देखिए, अभी मुद्दा अलग हो गया है देश में, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, इस मुद्दे पर लेकर के हम लोगों को आगे निकलने की जरूरत है। मतलब कि जहां जहां समुद्र है वहीं हमको भी मछली मारने की जरूरत है। हम सूखे समुद्र में मछली नहीं मार सकते हैं, सूखे जगह में मछली नहीं मार सकते। नहीं नहीं, आप जब भाजपा कहती है भारत माता की जय तो आप भी कह सकते हैं भारत माता किसी एक की थोड़ी है। कहते हैं भारत, लेकिन आप उतने पुरजोर तरीके से नहीं कह पाते जितने भाजपा कह लेती है। नहीं, निश्चित रूप से भारत माता की जय है, सभी कहते हैं, हिंदू मुसलमान जो भी है सब कहते हैं। ये हम लोग मीटिंग होती है, आरंभ होता है। आज अगर कश्मीर फाइल्स फिल्म आई है, आज अगर कोई बात हुई है तो आपको भी कहना चाहिए कि वर्तमान हालात अलग हैं और तत्कालीन हालात अलग थे। अगर कोई गलती हुई है, अगर कहीं पार्टी का भी कुछ ऐसा स्टैंड रहा है, तो जो बात आपको कहनी थी, पंजाब हो और चाहे भारत हो, वह कहीं लगता है कि थोड़ा जनता तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पा रही है और शायद प्रभावशाली ढंग कहीं ना कहीं इख्तियार नहीं कर पा रही है कांग्रेस। और आम आदमी पार्टी ने उसको समझा है कि आप समझिए, बीजेपी जहां कोने कोने में पहुंच चुकी है देश के, वहां भी आम आदमी पार्टी को लगा कि पंजाब जीता जा सकता है और पंजाब को जीतने के लिए उन्होंने हर एक चीज़ को, हर एक कहीं अपने मिशन को, अभियान को इस तरह पुरजोर किया, जमीन पर जुड़कर कई बार ये हौसला डगमगाया होगा, आतंकवादी से जोड़ दिया, आतंकवाद से जोड़ दिया, कहीं ना कहीं हौसला डगमगाया होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी खड़े रहे, भगवंत मान भी खड़े रहे और पूरे पुरजोर तरीके से आज जो दिख रहा है पंजाब में सियासत की नई इबारत लिखी गई है आज, तो कहीं ना कहीं समझना होगा कि राजनीति बड़ा बदलाव मांग रही है और लोग अब उस तरह के पैटर्न से बोर हो चुके हैं कि ट्वीट पे 4 लाइन लिख दी जाए, जनता के हक की बात को कह दिया जाए, लेकिन जनता के नज़दीक ना आया जाए। जी, मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे टेक्निक हैं और बहुत सारी बातें ऐसी है कि हमको भी उस हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, जैसे देखिए संगठन में जो हमारा कुछ खामी है उस पर चिंतन चल रहा है और आने वाले समय में ये एक बड़ा फ्रेम लेकर के उभरेगी कांग्रेस। और निश्चित रूप से जो मॉडल आपके दिमाग में बैठा हुआ है, जो हम सोच रहे हैं, वो होने वाला है। तो 2022 है, ये 2022 के अप्रैल मई तक मुझे लगता है कि कुछ न कुछ अच्छा होने का है। तो ये सब होने वाला है और कांग्रेस आम आदमी एक पार्टी अच्छी को पकड़ कैसे देखते हैं, पंजाब में उसके शासन को कैसे देखते हैं कि अब जो पंजाब में शासन प्रारंभ हुआ है, नशे को लेकर बड़ी प्राथमिकता है कि वहाँ पर नशा यहाँ समाप्त होना चाहिए और बड़ी प्रतिबद्धता दर्शाई है आम आदमी पार्टी ने, प्रचंड बहुमत की सरकार है। क्या कहना चाहेंगे कि ये तो करना चाहिए कम से कम? अब देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में मैं बुराई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो हाल मैंने दिल्ली में देखा है कि दिल्ली में हर चीज, पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री है, लेकिन जो वाइन है, जो वहाँ दारू बिकते हैं वहाँ पे, या बियर बिकता है तो वो कहता है कि एक पेटी के साथ दूसरा फ्री आ रहा है, इस टाइप का कुछ हमने सुना है शायद। जी, तो एक्साइज से कमा करके उधर फ्री करने वाले हैं। तो इस ढंग की नीति में कहीं न कहीं ये खामी है कि अब इधर से आप वाइन को बेच रहे हैं। बिल्कुल, मैं सीके ठाकुर जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। सीके ठाकुर जी, देखिए, भगवंत मान ने कहा कि मुख्यमंत्री के फोटो नहीं लगने चाहिए प्रशासनिक दफ्तरों में और एक नई शुरुआत। ऐसा नहीं है कि राजनीति इतनी बूढ़ी हो चुकी है या इतनी
वृद्ध हो चुकी है कि अब प्रयोग की क्षमता उसमें नहीं बची है। देखिए, प्रयोग किया, लोग सराह रहे हैं कि हाँ, निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य बात है कि नायक बनने से पहले जिन नायकों का कद इतना बड़ा है उनके समकक्ष ये नायक कैसे हो सकते हैं, जिन्होंने अभी कुछ खोया नहीं है, अपने जीवन को अपनी कहीं ना कहीं सत्ता प्राप्त करते रहे, लेकिन वो नहीं खोया है जो उन्होंने खोया है। तो निश्चित रूप से सराहनीय बात है। देखिए, ये शहीद भगत सिंह का उन्होंने तस्वीर लगवाने की बात कही और फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कही, लेकिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं जिनकी आज़ादी में इतनी बड़ी भूमिका रही, उनकी भी तस्वीर वहाँ लगनी चाहिए। और ये इग्नोरेंस जो है आम आदमी पार्टी को शायद महंगा पड़ सकता है। तो ये सब बातें हैं, इनकी अपनी अपनी सोच है, हम क्या कर लेंगे। जनता, देखिए, जनता बदलाव देखती है, चाहती है कि ये आदमी शायद अच्छा करे। आने वाले समय में क्या होगा, जो आपने नशाबंदी की बात की कि वहाँ पे पंजाब में बहुत चरम पर है, तो मैंने कहा कि दिल्ली में तो वो भी चरम पर मुझे दिख रहा है। मैं अभी दिल्ली रह के आया कुछ दिनों तक, तो मैंने देखा वहाँ पर कि नशाबंदी नशा जो है वहाँ पर काफ़ी चरम पर है। तो मैंने लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा, तो उन्होंने कहा कि भाई एक्साइज से पैसे आएंगे तभी तो दूसरे की बिजली और पानी को फ्री कर पाएंगे, अन्य मामले में फ्री कर पाएंगे। तो इस ढंग की भरपाई जो है कभी कभी महंगा पड़ने वाली है, और इस ढंग की पॉलिटिक्स से मुझे लगता है कि ये बचकानी हरकत होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी हैं, वो उन्होंने देश की आज़ादी उनके ही विचार से, उनके ही नेतृत्व में किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने ही उनको कहा कि तुम ही देश को आज़ाद कर सकते हो, और उतना बड़ा महात्मा को भुला देना, ये आम आदमी पार्टी की बड़ी भूल है। मुझे लगता है इसको सुधारने की जरूरत है। मुख्यमंत्री की तस्वीर ना लगे, प्रधानमंत्री की तस्वीर। इमरान संभल शाही जी, ये दौर बदलता हुआ दौर है जो क्रांति मांग रहा है, इसलिए शायद भगत सिंह की बात की जा रही है, लेकिन महात्मा गांधी की अपनी प्रासंगिकता है। और सीके ठाकुर पूछ रहे हैं आपसे कि गांधी को क्यों भुला दिया गया। देखिए, यहाँ पर सीके ठाकुर जी का जो प्रश्न है वो उनका प्रश्न पूछना जायज है। और दरअसल क्या है कि पंजाब में जब अभी सत्ता में आने के पहले माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि कार्यालयों में भगत सिंह जी का और इनका बाबा साहब का तस्वीर लगेगी। महात्मा गांधी जी इतने ही प्रासंगिक हैं जितने प्रासंगिक हमारा हिंदुस्तान, भारत और इंडिया नाम लेने भर से होता है। यानी कि महात्मा गांधी जी के विचार, जो सिद्धांत है, उनके बगैर हिंदुस्तान की नींव ही नहीं। तो महात्मा गांधी जी को अगर हम कहेंगे महात्मा गांधी जी की तस्वीर हम टांगेंगे, महात्मा गांधी जी के बारे में हम ये बहुत बड़ा फेस्टिवल करने वाले हैं, तो ये कोई नई बात नहीं। महात्मा गांधी इस इंडिया, इस हिंदुस्तान, इस भारत। भगत सिंह जी क्योंकि आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, तो एक जो युवाओं के अंदर एक जोश भरने का कार्य करेगा, उसका उद्देश्य हो सकता है। और इतने कम उम्र में जितना उन्होंने लिखा पढ़ा है, जो एक बुद्धि लब्धता है, तो युवाओं के अंदर एक क्रांति की भावना पैदा करेगा, वो उद्देश्य प्रतीकात्मक है। बाबा साहब जो संविधान निर्माता है, खासतौर से शिक्षा, जितनी गरीबी की पृष्ठभूमि में पढ़ करके शिक्षा हासिल कर करके विदेशों से, हिंदुस्तान से इतने बड़े मुकाम को हासिल किए, तो उसका जो सामंजस्य है महात्मा गांधी जी का जो राष्ट्र भारत है, हिंदुस्तान है, वो होता क्या है कि आप तस्वीरों पे मत जाइए। आप तस्वीरों के पीछे क्या मंतव्य रहा होगा, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं यही कहूंगा कि दोनों महापुरुषों का एक जो सामंजस्य है और महात्मा गांधी जी का जो ऊपर का एक आशीर्वाद के रूप में जो उनका हाथ फैला हुआ है हिंदुस्तान के रूप में, वो महात्मा गांधी जी के छतरी के नीचे है। महात्मा गांधी जी उनसे न्यू नहीं है, तो किसी को इग्नोर नहीं किया जाता, क्योंकि महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पर ही हमारा नींव टिका है। इग्नोर नहीं है ये कहने, भाई कभी अगर मुख्यमंत्री जी कहें कि हम महात्मा गांधी जी को इग्नोर करते हैं तो तब कोई प्रश्न बनता है। वो पंजाब का एक वातावरण विशेष को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए एक उनका फैसला है कि पंजाब के लोगों के लिए मैं कितना अच्छा काम करूं, मौका मिला है, पंजाब के लोगों के अंदर कितना बदलाव लाऊं, ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए। और अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो गई। मैं आपको बता दूं, यूपी में हम कुछ थे ही नहीं, उत्तर प्रदेश में 3,47,000 समथिंग हम वोट पाए हैं, तो हम खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। कम से कम हम इसमें सफलता प्राप्त कर चुके हैं कि घर घर अपने उद्देश्यों को हम पहुंचा चुके हैं। पंजाब में भी सबसे पहले हम चुनाव लड़े, 4 लोकसभा जीते, 20 विधानसभा जीते, फिर बाद में दूसरे इलेक्शन में हमारी स्थितियां बहुत बुरी थी, लेकिन देखिए आज की स्थितियां बहुत अच्छी है। तो हमें तो पाना है ना,
तो उत्तर प्रदेश की जमीन पे मेहनत कर रहे हैं। हमारा फोकस पंजाब था, पंजाब हम जीत लिए हैं। गुजरात में हमारा खाता खुल गया है। और ये सच है कि हमारी आज तक की राजनीति उद्देश्य परक होना चाहिए। जब तक उद्देश्य परक राजनीति हम लोग नहीं बनाएंगे तब तक हम मिल करके राष्ट्र निर्माण या भारत निर्माण में अहम भूमिका नहीं निभा सकते हैं। और जहाँ तक अभी हिंदुत्व की बात हो रही थी, मैं तो कहता हूँ कि सेकुलरिज्म और राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद को साथ लेकर चलना होगा सभी पॉलिटिकल पार्टियों को। हिंदुत्व नहीं, सेकुलरिज्म को लेकर चलना पड़ेगा, जिसमें हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग इंक्लूड हो जाते हैं। तभी हमारा देश निर्मित हो सकता है और हमारे देश का निर्माण हो सकता है। ठीक बात है। आरबी उपाध्याय जी, देखिए कहीं ना कहीं ये बात आती है कि जो सत्ता के सिद्धांत हैं वो अलग होते हैं और जनता के लिए जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जनता के सिद्धांत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो रहे हैं। अगर बड़ी पार्टियां हार जाती हैं और एक ऐसी पार्टी जो आंदोलन से जन्मी है वो चुनाव जीत जाती है और प्रचंड बहुमत से जनादेश प्राप्त होता है, तो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि राजनीति बड़े बदलाव को आज मांग रही है। देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है, समय के साथ बदलाव होते रहते हैं। प्रकृति में भी हमेशा एक जैसा मौसम नहीं रहता है। सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात भी आती है और बसंत ऋतु भी आती है। अभी बात हो रही थी सेकुलरिज्म की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को साथ लेकर चलना होगा। कौन लेकर चलेगा? कश्मीरी पंडितों को इस देश के अंदर जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, जिस तरीके से अत्याचार किया गया, कोई साथ लेके चला कश्मीरी पंडित को? क्या सबको साथ लेने का ठेका हिंदुओं ने ले रखा है कि हिंदू सबको साथ लेकर चलेगा, सबको ढोएगा और हिंदू को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, हिंदू को गाली देगा? ये संभव नहीं है। उस राजनीति के दिन लग चुके हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। हिंदुत्व मुद्दा नहीं था, लेकिन आज हिंदुत्व मुद्दा है। जो हुआ है इतिहास में है, उसे नकारा नहीं जाता। और आज भी हालात, लेकिन आज के आरबी उपाध्याय जी, पंजाब में कहाँ चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर हुआ है? मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, ये बात अलग है कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए और बिना जाति समीकरण के भी जीता जा सकता है इलेक्शन को। ये पंजाब एक उदाहरण है कि मुद्दों की बात होनी चाहिए, जाति धर्म से इतर, तो वो भी राजनीति का एक आदर्श मॉडल हो सकता है। लेकिन यथार्थ ये भी है जो मैं कह रहा हूँ, इसे नकारा नहीं जा सकता। इतिहास गवाह है कि कितना अत्याचार हुआ, कितना दुराचार हुआ। राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति में जो मूलभूत अधिकार हैं उनको कहीं ना कहीं प्राप्त करने के लिए जनता उस झंडावरदार, उस पैरोकार के पीछे खड़ी रहना चाहती है जो मजबूती से उनकी बात सुन सकता हो। शायद लगता है ऐसा कि ये प्रादेशिक और राष्ट्रीय दोनों अलग अलग विषय हैं। नहीं, देखिए, हर जो राष्ट्रीय विषय है वो प्रादेशिक है, हर प्रादेशिक विषय राष्ट्रीय विषय है। दोनों एक दूसरे के पूरक। न राष्ट्र को नकारा जा सकता है, न प्रदेश को नकारा जा सकता है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि जो आज का दौर है, एक संक्रमण का दौर और एक बदलाव का दौर है। हर पार्टी अपनी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है और जिसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, देखिए बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की क्लियर एक विचारधारा है, वो टोपी नहीं पहनते तो नहीं पहनते, वो अगर रोजा इफ्तार नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। एक साइड तो है कम से कम, जो लोग दोनों नाव में पैर रख के चलना चाहते हैं। मानिए मैं कांग्रेस की बात करूं तो वो रोजा इफ्तार भी करेंगे, वो टोपी भी पहनेंगे, वो तुष्टीकरण की राजनीति भी करेंगे और फिर कहेंगे कि हिंदू भी वोट कर दे। अब शायद जनता ये जानना चाहती है कि भाई आपका विजन है क्या। तुष्टीकरण की राजनीति का जमाना लग चुका है। बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। आरबी उपाध्याय जी, सीके ठाकुर जी और इमरान संबल शाही जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। चुनाव होते हैं, जनादेश मिलता है और सत्ता की राजधानियां सज जाती हैं, लेकिन आज कोई राजधानी नहीं सजी, एक गांव सजा और वो गांव था शहीद आजम भगत सिंह का गांव, क्योंकि वहां पर नई सरकार ने शपथ ली। तो कहीं ना कहीं सरकार के इरादे बहुत स्पष्ट हैं कि क्रांति जनता के अधिकारों के लिए होनी है और उसकी पैरवी करने के लिए भगवंत मान ने
अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगाए जाएंगे, तो निश्चित रूप से बड़े बदलाव की कहानी पंजाब लिख रहा है। लेकिन जनता को जो प्रतीक्षा है वो कैसे पूरी होगी, ये अभी वक्त के गर्भ में है और इसका इंतजार जनता कर रही है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANV न्यूज।